तीन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, जिनके सहारे हरियाणा में सरकार चल रही है। सच्चाई यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल तो कार्यकर्ताओं का जिस दिन मनोहर लाल जी को बदला उसी दिन से डाउन हो रहा है। बिल्कुल, निर्दलीय विधायकों के छोड़ देने के बाद सरकार को खतरा पैदा हो गया है हरियाणा में कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए। पंक्ति के जो नेता हैं वो भी आज जो है मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज खबरों का दिन है, आज इलेक्शन का दिन है। तीसरे फेज का चुनाव हो चुका है और जो 92 सीटों पर मतदान हुआ है, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उसके शाम के नतीजे 62% मतदान बता रहे हैं। निश्चित तौर पे ये मतदान किसके हक में है और किसके खिलाफ गए हैं, या इस 2024 के रण में कौन विजेता होना है, ये तीसरे फेज का इलेक्शन माना जा रहा था कि तय करेगा। और 62% 64% अगर मतदान हुआ है तो इसको कम भी आंका जा रहा है। ये मतदान अगर कम हुआ है तो किसकी चिंताएं बढ़ रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन चिंताएं हरियाणा में भी बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव का दौर है, 10 की 10 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है इस चुनाव के दौरान, या क्या चिंताएं बढ़ाने वाली खबरें हो सकती है, उनका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। पूरी बीजेपी हरियाणा की चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इस दौरान अगर खबर यह आती है कि कुछ निर्दलीय या 4 निर्दलीय विधायक जो है वो विपक्षी पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं, तो चुनाव के दौरान ये चिंता बढ़ाने वाली खबर तो है। किस तरह मैनेज किया जाएगा, इससे लोगों के बीच में परसेप्शन क्या बनती है, लोग किस तरह इसको आंकेंगे, ये सवाल बड़ा है। सवाल दक्षिण हरियाणा को लेके भी खड़े हो रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं, फरीदाबाद मुख्य तौर पे कह सकते हैं, या गुड़गांव कह सकते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट कह सकते हैं, जिनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे जो लोग टिकटों की आस लगाए बैठे थे उनको टिकटें कांग्रेस की ओर से नहीं मिली है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं मिली है। कई सीटें ऐसी है हरियाणा में जहां बीजेपी ने भी टिकटें काटी है, चाहे सिरसा की सीट हो और चाहे सोनीपत की सीट हो। टिकटें बीजेपी में भी कटी है, चाहे करनाल की सीट हो, और टिकटें कांग्रेस में भी कटी है। हरियाणा में मतदान में अभी थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन इलेक्शन अब अपने जो तापमान बढ़ रहा है, इलेक्शन का पारा भी उतना ही ऊपर जाता दिख रहा है। हरियाणा की राजनीति को लेकर, चुनावी समीकरणों को लेकर हमारे साथ इस समय 2 बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं। नवीन धमीजा जी हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं। नवीन जी एक ऐसे पत्रकार हैं जिनकी टिप्पणियां, जिनके लेख पढ़े जाते हैं और उन पर चर्चाएं होती हैं। मनोज जी हैं हमारे साथ। मनोज कुमार जी अखबार निकालते हैं अंग्रेजी का और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, पहला सवाल, क्या हो रहा है हरियाणा की राजनीति में, जहां भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि 11 सीटें जीतेंगे, एक विधानसभा की भी जीतेंगे, जो करनाल में बाई इलेक्शन हो रहा है मनोहर लाल जी के इस्तीफा देने के बाद। तो ऐसे में जिन निर्दलियों को साथ रखा था और जिनके सहारे 12 मार्च को जो खेल हुआ, जननायक जनता पार्टी से अलग हो गए और उनको बिना बताए अलग होना पड़ा, और एक भरोसा जो था वो केवल निर्दलियों पे था, और आज निर्दलीय जो है वो सरकार को टाटा बाय बाय बोलने की स्थिति में आ गए हैं। निर्दलीय कांग्रेस को समर्थन देना चाह रहे हैं।
तो क्या हरियाणा की राजनीति किस ओर जा रही है, कैसे समझने की कोशिश करें इस पूरे समीकरण को, जब लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया की, मैं बार बार कहता हूं, पूरी दुनिया की निगाहें भारत के 2024 के जो है लोकतंत्र के इस पर्व पे लगी हुई है। तो ऐसे में हरियाणा जो 303 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई थी 19 में, उसमें 10 सीटों का योगदान तो बीजेपी का हरियाणा से था। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की 10 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। अगर हम आकलन करते हैं, देखें तो अगर विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए सिर्फ है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आज 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, जिनके सहारे हरियाणा में सरकार चल रही है। अब हरियाणा की, ना सिर्फ हरियाणा की सरकार कमजोर हुई है, बल्कि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ रहा है। ये तो अच्छा, बहुमत से कम हो जाएंगे ये तो जो 46 का आंकड़ा चाहिए, बिल्कुल बहुमत से कम हो जाएंगे हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जजपा से इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया जी। और निर्दलीय विधायकों के सहारे ही इन्होंने अपनी सरकार बनाई, उसी के सहारे इन्होंने बहुमत हासिल किया। लेकिन बहुमत हासिल करने के बाद निर्दलीय विधायकों को लग रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। सारे विधायक, निर्दलीय विधायक ये सोच रहे थे कि सभी ये मान रहे थे कि उनका नंबर लगेगा मंत्रिमंडल में, उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया, उनसे समर्थन ले लिया, विधानसभा में अपना बहुमत हासिल कर दिया, और उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किया और निर्दलीय विधायकों को उन्होंने खुला छोड़ दिया, उन्होंने उनको मंत्री नहीं बनाया जी। और मुझे लगता है कि इसी वजह से निर्दलीय विधायक अपने को ठगा महसूस कर रहे थे और मौके की इंतजार में थे कि कब मौका आए और कब वो इसका जो है बदला ले। और आज उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को एक झटका दिया है। अच्छा, 4.5 साल से जो सरकार चल रही थी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में ही सही, लेकिन सरकार चल रही थी, एकदम ऐसा हुआ अचानक से रात को 11 मार्च की रात को खबरें उड़ने लगी कि जो है मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है, समर्थन वापस हो सकता है। उसके बाद नायब सिंह सैनी सबको पता है मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन एक भरोसा तो था आला कमान को कि चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे मनोहर लाल जी हो, वो मैनेज कर लेंगे, वो किसी तरह संभाल लेंगे। क्या ऐसी चूक लगती है जिसकी वजह से आज ये पोजीशन आ गई है धमीजा साहब की सरकार को ही खतरा हो गया? बिल्कुल, निर्दलीय विधायकों के छोड़ देने के बाद सरकार को खतरा पैदा हो गया है हरियाणा में। भले ही ये चुनाव का दौर है, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद हरियाणा विधानसभा का सत्र आएगा, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि फिर से सरकार को एक बार मांग की जाएगी कि बहुमत साबित करें, जो है कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। और वो उनके लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है बाकी के निर्दलीय विधायक भी अभी कोई फैसला ले सकते हैं, अभी समय बाकी है। तो ऐसे में सरकार के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। हालांकि जिस दिन खट्टर जी को बदला गया, मुख्यमंत्री हरियाणा का बदला गया, तो एकदम अचंभित करने वाला मामला था कि एकाएक ऐसा क्या हो गया कि चुनाव का दौर है, चुनाव का समय, और मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदला गया हरियाणा में, लेकिन उसके बाद सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आज भी मैसेज यही जा रहा है कि सरकार हरियाणा में मनोहर लाल जी ही चला रहे हैं, वो सुपर सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको हरियाणा में सुपर सीएम माना जा रहा है। लेकिन सुपर सीएम भी तो नहीं संभाल पाए चीजों को। जो बिगड़ती हुई दिख रही थी, कुछ समय से खबरें इस तरह से आ रही थी कि कुछ विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं या उनके मन में कुछ खटास है, उसको दूर करना चाहिए था टाइम पे, ताकि ये चीजें आती नहीं। देखिए, अगर समय पे ये चीजें दूर कर दी जाती, क्योंकि हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी हावी रही, विधायक और मंत्री सारे इस बात से परेशान रहे, जनता इस बात से परेशान रही कि अफसरशाही हावी है, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही, पार्टी के नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही, पार्टी का कार्यकर्ता ठगा महसूस कर रहा था, सब इस बात से परेशान थे। और मुझे लगता है इसी का असर रहा
कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लगभग सभी सीटों पर एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। मेरा सवाल मनोज जी से भी है। मनोज जी, अगर हम हरियाणा की बात करें और जो आज हुआ है लोकसभा चुनाव की वोटिंग में, कुछ ही दिन बाकी, मुश्किल से मेरे ख्याल में 18 दिन बचे होंगे, 18 दिन बचे हैं, और ऐसे में अगर जो सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक हैं वो अगर विपक्षी पार्टी के पाले में आके खड़े हो गए हैं, तो जो कार्यकर्ता का मनोबल होता है, जो बूथ पे लड़ रहा है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, और नेताओं से वो उम्मीद रखता है कि सब कुछ ऊपर सेटल हो जाएगा और चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी और हम लोग जो है दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। ऐसे में कार्यकर्ता के मन पे क्या बीत रही होगी, क्या वो सोच रहा होगा, क्या उसको कहीं ना कहीं उसके जो आत्मशक्ति होती है, आत्मबल होता है, उसको थोड़ा सा नुकसान होता है? डब्बास साहब, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। सच्चाई यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल तो कार्यकर्ताओं का जिस दिन मनोहर लाल जी को बदला उसी दिन से डाउन हो रहा है जी। और जितने आप घटनाक्रम देख रहे हैं उसके बाद वो ड्रास्टिकल चेंज हो रहा है जी। तो इसका इम्पैक्ट तो आने वाले लोकसभा का जो 18 दिन बचा है उस पर तो होना ही है। एक पॉइंट आपने जो बात कहा, अभी देखिए बड़ा बूथ लेवल का मैनेजमेंट, मैक्रो लेवल का ये लोग बातें करते हैं कि हम पन्ना प्रमुख से अभी तक इन्होंने अध्यक्ष भी नहीं दे पाया, जबकि राइट टाइम था। मैं जो जिस बात को मानता हूँ जी, ठीक है। आज ये जो इंसिडेंट हुआ, 3 विधायक अभी समर्थन इंडिपेंडेंट दे दिया उन लोगों को। इन लोगों से राय शुमारी करना चाहिए था इनको बीच में। 2 महीना का टाइम मिल गया सरकार, अमूमन आप 1-1.5 महीना मान ले, मार्च 12 के बाद आज 7 मई में हम लोग हैं, तो इन बिटवीन इन लोगों को जो गलत फहमी मैं कहूंगा, सरकार को इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आए रहा कि उन्होंने सोचा कि कहीं कोई जाएगा नहीं और हम जो है जैसे थे वैसे रहेंगे, उससे स्ट्रांग होंगे, 11 सीट लाएंगे। विन विन सिचुएशन में, विन विन सिचुएशन, 10 लोकसभा 1 विधानसभा, हाँ, दोनों चीज पूरा करें। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप एक परिवार में भी बैठ के बातचीत नहीं करते, तो किसी समस्या का समाधान नहीं। अच्छा, ऐसे में तो हम सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, हम विपक्ष के कार्यकर्ताओं की अगर बात करें मनोज सर, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आज उनका मनोबल बहुत ज्यादा है? आप देखिए वोटिंग परसेंटेज, इसी बात से आप एनालाइज कीजिए कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, कार्यकर्ता का डे बाय डे मनोबल बढ़ते जा रहा है। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा साहब ने बोला कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए। आप पीक पे जाके आपने डिलीवरी जिस तरीके से होना था वो नहीं किया। सच्चाई तो यही है। हम कितनी भी बड़े बात कर ले, लेकिन ग्राउंड पे जब तक काम नहीं होगा तो फिर कैसे धरातल पे? आज क्यों एक्सेप्टेंस कम हो रहा है? कल तक मनोहर लाल जी को अगले दिन वहां पीएम साहब ने पीठ थपथपाया। पहले दिन वो कहा कि मोटरसाइकिल पे हम रोहतक से और गुड़गांव तक आते थे, लेकिन वो दिल्ली पहुंचने से पहले तो उनको उतार दिया, सवारी को उतार दिया उन्होंने। तो आप देखिए ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें है परेशान। अच्छा नवीन जी, मुख्यमंत्री बदले जाने से ही कहीं ना कहीं समीकरण बदलने शुरू हो गए थे क्या हरियाणा में? जो पार्टी से समर्थन वापस ले लिया ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना ये एक इंडिकेशन देने लगा था कि भाजपा के लिए थोड़ी सी दिक्कतों वाला टाइम शुरू हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री को ऐसे समय पर बदला जाना जब लोकसभा चुनाव सिर पर थे, लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे, ऐसे टाइम पे मुख्यमंत्री को बदला गया, ये भाजपा के लिए बड़ा नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधायकों को, मंत्रियों को, सबके साथ एक उन्होंने अपना टाई अप किया हुआ था, एक पैचअप था ही है, लेकिन उनको जैसे ही बदला गया तो बाकी मंत्रियों को, बाकी विधायकों को भी लगा कि भी इनके अगर मुख्यमंत्री बदला जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा, एक सिचुएशन ऐसी भी चल रही है हरियाणा में कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो शायद ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं रहा, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। तो चीजें ऐसी चल रही है कि जैसे आपने सुपर सीएम वाला कहा, तो
पूर्व मुख्यमंत्री तो अभी भी अपने आप को उसी पूर्व मुख्यमंत्री ओरा में- आज भी उसी ओरा में चल रहे हैं। आज भी जो है वो जब जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि कोई मुख्यमंत्री आ गया है, या और सुपर वर्तमान सीएम की मुख्यमंत्री तरह। में वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ प्रदेश का। उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा। उनके साथ साथ पार्टी के बड़े नेता, प्रथम पंक्ति के जो नेता हैं, वो भी आज जो है मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। यही वजह है जो 3 लोग आज समर्थन वापस लेने की बात। हाँ, आज जो है 3 विधायकों ने जो है भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वहां से हटा करके और सीधा कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस को समर्थन दे दिया मंच पर। और अगर जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार 400 पार, और अगर उनकी सरकार आ रही होती तो मुझे लगता है कि कोई भी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल नहीं होता है। हरियाणा ऐसे में समय असर होगा, ये जो आज घटनाक्रम हुआ है लोकसभा चुनाव में, इसका हरियाणा में इसका पूरा असर होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में असर है। 10 में से अगर हम कहें तो 8 सीटों पर तो सीधी टक्कर नजर आ रही है, और टक्कर ऐसी है कि कांटे की टक्कर है, कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि भी भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 10 सीटें हासिल की थी। इस बार अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी सीट अपने क्लियर नजर दर्शकों नहीं से आ एक रही बात है। जरूर कहना चाहूंगा कि नवीन धमीजा जी और मनोज कुमार जी हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं। इतना लंबा अनुभव है और इतने चुनाव कवर किए हैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने। आप इनकी टिप्पणियों पे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, क्योंकि नवीन जी को लेके आना, उनसे चीजें समझना अपने आप में लाभकारी होता है राजनीति के बारे में जानने के लिए। तो बात इस पे चल रही है कि क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा। नवीन जी, डबास जी, निश्चित रूप से इसका असर लोकसभा चुनावों पर पड़ता दिखाई दे रहा है, और बड़ा असर पड़ सकता है इसका, क्योंकि हम देखें हर सीट पर ये कांटे की टक्कर आज नजर आ रही है। आज कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर ये कहे कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी में फेवर में है, भारतीय जनता पार्टी लेकर के जा रही है। आज कोई भी एक आधी सीट को छोड़ करके ऐसा नहीं कहा जा सकता। हर सीट पर बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। फरीदाबाद की बात करते हैं तो क्या क्या हालचाल है फरीदाबाद का? देखिए, सब ठीक ठाक आज है? जब तक कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए थे, अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे थे, तब तक अकेले भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी। इनके कैंडिडेट मैदान में थे। इनके कैंडिडेट हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने तो मनोहर लाल जी ने तो ये कहा कि मजा ही नहीं आ रहा इलेक्शन में। हाँ, मजा ही नहीं आ रहा क्योंकि सामने कोई है ही नहीं। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनके समर्थकों ने तो नारा दे दिया था इस बार 10 लाख पार, क्योंकि उस वक्त सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं था मैदान में, वो अकेले थे। लीड ली थी 2019 में। 2019 में उन्होंने 6,38,000 की लीड ली थी। 6,38,000 से जीतना एक बड़ी बात थी, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ नजर आ रहा था। देश में तीसरी बड़ी जीत थी। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था, उनको लग रहा था कि इस बार कांग्रेस से कोई भी आ जाए, भाई वो तो मैदान में नहीं टिकेगा, कांग्रेस कहीं है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। आज कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष नहीं है, उनके पास वो टीमें नहीं है, और पूरे देश में जो स्थिति नजर आ रही थी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। देखिए, संगठन नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, पूरी टीम नहीं है, एक प्रदेश अध्यक्ष है, और उसके बावजूद अगर इलेक्शन में कोई फाइट में आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्शन जनता लड़ रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। जो असली जो बात खुल करके आ रही है, आज हम लोगों से बात करते हैं। मैं अभी पिछले दिनों फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में मनोहर लाल जी का 3 दिन पहले जनसभा हुई। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सैनी जी की जनसभा हुई सेक्टर 12 में। मैंने वो दोनों जनसभा अटेंड की, वहां पर गया, लोगों से मिला, बातचीत हुई। उन लोगों से बातचीत की जो जनसभा में आए हुए थे। उन लोगों ने कहा कि हम जनसभा में आए हैं, लेकिन हम कृष्णपाल जी के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम वोट इनके खिलाफ देंगे। मैं सुनकर के बड़ा सुनकर हैरान हुआ। जनसभा में कैसे मौजूद है? बल्कि एक व्यक्ति ने तो ये कहा, मैं तो बस भरकर लाया हूँ और सारी बस ही खिलाफ वोट देगी। मैं सुनकर के बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने उनसे पूछा भी ऐसा क्यों?
बोले देखो ये तो समाज है, समाज में हम लोगों को चेहरा दिखाना है, शक्ल दिखानी है, तो इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। हम लोग आए हैं, हम लोगों के पास फोन आते हैं तो हम मना नहीं करते, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। इस बार हम हरा करके भेजेंगे इनको। मैं ये सुनकर के बड़ा हैरान हुआ। और वो मतदाता शहरी मतदाता था जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मतदाता माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता गांव से ज्यादा शहर में माना जाता है, ये माना जाता है। तो इसकी पहचान ही भारतीय जनता पार्टी की शहरी पार्टी के रूप में थी जी। और आज भी यह माना जाता है कि शहर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बड़ी लीड लेकर के निकलते हैं। लेकिन अगर ये शहरी मतदाता भी ये कहने लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। मनोज जी, सर नवीन जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। संगठन नहीं है, उसके बावजूद जो है कहीं एज पे और कहीं आगे अगर कांग्रेस का कैंडिडेट दिखाई दे रहा है कुछ सीटों पे। हम फरीदाबाद की जैसे बात की नवीन सर ने, तो निश्चित तौर पे तो क्या इलेक्शन अब बीजेपी वर्सेस पब्लिक हो गया? मतलब दो ही तरह के वोट रह गए हैं, या तो सत्ता के पक्ष में है या सत्ता के खिलाफ है। क्या इस तरह का माहौल बन रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। अब बीजेपी और कांग्रेस का लड़ाई नहीं रहा जी, बीजेपी और मासेज का लड़ाई रहा जी। अब आम जन ये बीजेपी के खिलाफ अपना पोलिंग करना चाहता है, और ये बात इन लोगों को समझना चाहिए, बीजेपी हुक्मरानों को, कि इनके लेकिन वजह बहुत बड़ा वजह क्या है? देखिए काम तो मोदी जी भी लगातार गिनवा रहे हैं। उज्ज्वला योजना, उन्होंने कहा कि हमने घर घर सिलेंडर, जहाँ पे महिलाएं अब तक जो है वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए हैं और दुनिया भर की 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। और इसके अलावा रोजगार लोगों को उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि जितना अर्थव्यवस्था का विकास भारत का हुआ है, तीसरे नंबर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है देश में, तो लोगों को समझाने की, और राष्ट्रवाद का तो एक है ही एक नारा भारतीय जनता पार्टी का। फिर उसके बावजूद वजह क्या लग रही है कि अगर पब्लिक बीजेपी के खिलाफ आप मान रहे हैं कि दिखाई दे रही है इस समय, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? डब्बा साहब, एक तो इनकम्बेंसी तो सरकार के खिलाफ है ही। हाँ, 10 साल में बन जाती, ठीक है, वो कोई भी सरकार रहे। दूसरा जो मेजर फैक्टर दिख रहा है जी, इन्होंने दावाओं का दावा ही किया जी। अगर रियलिटी आप टेस्ट करते हैं फील्ड में, अपन लोग जाके जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो एक भी आदमी इस महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, आम जन का जीना दुभर हो चुका है। इस पे सरकार ने, अब सारा काम मोदी जी तो नहीं करेंगे, स्टेट का काम तो स्टेट के ही सरकार करेगा, यहाँ के लोकल मिनिस्टर या एमपी है वो देखेगा, एमएलए कितना डिलीवरी किया, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, हरियाणा में तो स्थिति देखो ना आपकी, अगर मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया, मुख्यमंत्री तो मनोज जी जब बदला जाता है तो एक लोगों के बीच में इमेज तो या परसेप्शन तो यही बनती है ना कि ये काम नहीं कर, अगर डिलीवरी देने वाला आदमी है तो उसको कोई क्यों बदलेगा? तो लोग तो यही समझेंगे ना कि भाई ये नकारा थे इसलिए इनको बदल दिया। अगर एक मतलब वैसी भाषा का यूज करें तो नकारा शब्द का यूज लोग करते हैं कि भाई अगर ठीक ठाक आदमी होता तो उसको क्यों बदला जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण लगा रही है। उसको ये लगता है कि अगर ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है तो लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर भारत में कम से कम एक मैसेज तो ये जाएगा ना कि जो विपक्ष ओबीसी का नारा दे रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, इग्नोर कर रही है ओबीसी को, तो वहाँ पे तो मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री, हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री, तो एक लोगों के बीच परसेप्शन तो बनाने की कोशिश की है कि भाई हम तो हर वर्ग को साथ लेके चलते। इसको इस तरह भी तो देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है और देख भी रहे हैं ये सरकार, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चूक हुआ है इनके मैनेजमेंट में। जो आप आज तक जिन लोगों का, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं कि पीठ थपथपाते हैं दूसरे दिन, तो मैसेज तो आप खुद ही ऐसा डिलीवर कर दिए जो आपने बोला नकारा और निठल्ला वाला बात, तो ऐसा ही गया है दब्बास साहब। समाज इन चीजों को देखिए, आज मीडिया बड़ा एग्रेसिव है, नहीं, लोग और कह रहे हैं, पत्रकारों से भी ज्यादा मनोज जी ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा आदमी काम कर रहा है तो उसको कौन हटाएगा।
हटाया तो केवल जो काम नहीं करने वाले लोग हैं उनको जाता है। ये लोग, मेरी जितने लोगों से बातचीत हुई है फील्ड में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं चाहे न्यूट्रल लोग हैं, उन्होंने कहा कि क्यों हटाया जाता भाई साहब। अगर बीजेपी वालों की अनदेखी ना हो रही होती तो क्यों हटाया जाता। अगर सर्वे की रिपोर्टें ठीक आ रही होती और हरियाणा की रिपोर्टें आलाकमान के पास ठीक जा रही होती तो क्यों हटाया जाता। हाँ, इनपुट ठीक रहता तो नहीं हटाया जाता, लेकिन हटाना भी था। देखिए, तो 1 साल पहले ये डिसीजन ले लेता सरकार को। अगर 1 साल पहले सीएम को बदल देता तो इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए और भी टाइम होता, और भी टाइम, और सुपर सीएम। और देखिए, आज भी सैनी साहब में वो कॉन्फिडेंस लेवल आप नहीं देखिएगा। हाँ, ये चर्चा हो रही है अपनी कि वो सीएम वाले रोल में है। सीएम वाले में आज भी खट्टर साहब ही नजर आ रहे हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं। वो आपने बहुत अच्छा काम भी किया बीजेपी, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे उसको तरीके से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चूक रही। ब्यूरोक्रेट्स इन प्लानिंगों को हमेशा पलीता लगाने के उसमें था, और वो लेकिन नवीन जी, आप तो कह रहे थे कि जो है सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं और नेताओं की सुनी नहीं जा रही। अब ब्यूरोक्रेट्स कैसे पलीता लगा सकते हैं सरकार, जब सरकारी ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं तो उनको तो और बेहतर काम करना चाहिए था। देखिए डबास साहब, हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी हावी रही है जी। यहाँ पर विधायक भी इस बात से नाराज रहे, परेशान रहे, मंत्री भी परेशान रहे कि वो अफसरों को फोन करते हैं, अफसर या तो फोन नहीं उठाते, और फोन उठा भी लिया तो काम नहीं करते। आपने तमाम मुख्यमंत्रियों को काम करते हुए देखा है। जी जी। कितने मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनके कार्यकाल के दौरान अफसर हावी, मतलब विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। वैसे तो विधायक का दर्जा सीपीएस से कम नहीं होता, एक किस्म से चीफ सेक्रेटरी से कम नहीं, चीफ सेक्रेटरी का जो ऊपर होता है उससे। तो विधायक की तो अफसर को सुननी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है और किसी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय। तो विधायक तो अपने आप में एक जनप्रतिनिधि है, तो उसको तो आप इतना लंबा आपका कार्यकाल रहा है पत्रकारिता में कि इतने सारे आपने मुख्यमंत्रियों को काम करते हुए देखा। तो कौन कौन से मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिसमें अफसरशाही इतनी हावी रही जितने आरोप यहाँ लग रहे। डबास जी, हमने देखा भजन लाल जी, बंसी लाल जी या ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकारों में अफसरशाही कभी हावी नहीं रह पाई जी। वहां पर मुख्यमंत्री ने अगर किसी अफसर को कुछ कह दिया तो वो नो नहीं करता था। वहां पर जो मुख्यमंत्री ने कह दिया वो काम होता था। और ये नहीं, उनकी सरकारों के मंत्री भी कोई काम कहते थे, विधायक भी काम कहते थे, अफसर अगर नहीं करते थे तो अगले दिन अफसर का बिस्तरा बन जाता था। अफसर को और विधायक मंत्री ने जाकर मुख्यमंत्री को बता दिया कि फलाना अफसर काम नहीं कर रहा है, तो उनका बिस्तर बन जाता था। अफसरों के अंदर एक डर होता था, एक खौफ होता था, उनकी जवाबदेही होती थी। क्योंकि विधायक मंत्री जाके मुख्यमंत्री को कहते थे जनता के प्रति जवाबदेही हम लोगों की है, अफसर अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तब ये अफसरशाही बेलगाम होनी शुरू हुई थी जी। उस वक्त उनके पहले कार्यकाल में अफसरशाही बेलगाम रही, लेकिन जब उनका दूसरा कार्यकाल रहा तो उसमें उन्होंने अफसरों पर लगाम लगाई। लेकिन कांग्रेस कार्यकाल से ही वो अफसरशाही का रवैया बदलना शुरू हो गया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तब तक अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी थी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से एक एक करके, एक ही सवाल रहेगा जी जी। जवाब आपके जनता की राय तय करने में थोड़ा सा वो होगा कि जब आप टिप्पणियां करते हैं तो लोग सुनते हैं, समझते हैं, और उसको तर्कपूर्ण तरीके से जब आप बोलते हैं, समझाते हैं, तो लोगों को ठीक भी लगता है। क्या होने जा रहा है हरियाणा की राजनीति में? लोकसभा चुनाव में 18 दिन बचे हुए हैं। जो राजनीतिक समीकरण इस समय चल रहे हैं उसको देख के लग रहा है कुछ ऐसा होने जा रहा है जो लोगों की एक कहते हैं कि इमेज जो शीशे में दिखाई देती है वो क्लियर होती है। तो कुछ क्लियर कट दिखाई दे रहा है क्या हरियाणा में अभी? डबास जी, चुनावों से पहले जो पिक्चर दिखाई दे रही थी और अब चुनावों में जो दिखाई दे रहा है, काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। चुनावों से पहले क्योंकि कांग्रेस
हाशिए पर थी, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव मैदान में थी और वही आगे लेके जाएगी सरकार। ऐसा लग रहा था कि लोकसभा में सारे कैंडिडेट इन्हीं के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी आज लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री जुड़ रहे हैं, नेता गली कुचे के जो स्थानीय नेता हैं वो भी आज कांग्रेस में जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, लोगों को दिखाई देने लगा है कि भी हाँ, आने वाला समय कांग्रेस का है। और मुझे लगता है लोकसभा में ही नहीं, क्योंकि लोकसभा के तुरंत बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वे अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। कहीं ना कहीं ये जनता के मूड को इंडिकेट कर, मुझे लग रहा है कि ये इंडिकेशन है और ये एक बड़ी इंडिकेशन है। अब भी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं संभली तो हरियाणा में बड़ा बदलाव विधानसभा में भी हो सकता है और बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ सकता है। जिस तरह से कांग्रेस के भीतर गुट बने हुए हैं, जिस तरह से संगठन है नहीं कांग्रेस के पास और एक प्रदेश अध्यक्ष है, चलो लोकसभा में जो भी समीकरण बन रहे हैं वो अलग होते हैं, 10 की 10 अलग चीजें होती है। लोकसभा का चुनाव पूरी तरह अलग होता है, विधानसभा का चुनाव पूरी तरह अलग होता है। तो ऐसे में क्या तस्वीर बनते हुए दिख रही है और जो आज की तारीख में आकलन किया जा रहा है कि कांग्रेस के हक में एक लोगों का परसेप्शन बन रहा है, कांग्रेस संभाल पाएगी या बीजेपी मैनेज करने में तो एक्सपर्ट है ही, भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने में तो एक्सपर्ट है, तो वो मैनेज कर लेगी चीजों को? क्या क्या इस समय दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस का ग्राफ दबासा बढ़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है, परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, क्योंकि प्रिसेप्शन अभी बीच में विद इन मंथ बहुत सारे बदलाव हो गया, तो आम जन को एक आस दिख रहा है विपक्ष से, और बदलाव तो होना है। जिस तरीके से अभी घटनाक्रम चल रहा है, आज का ही घटना लीजिए आप, तो ये भी तो बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है ना हरियाणा में कि क्यों नाराज हो रहा है सब। आम जन भी नाराज हो रहा है, आपके कार्यकर्ता भी नाराज हो रहा है, आपके नेता भी नाराज हो रहा है, आपको समर्थन करने वाले विधायक समर्थक जो आज तक दे रहा था वो भी जा रहा है जी। अभी आपको कॉन्फिडेंस मोशन इमीडिएटली इलेक्शन के बाद आपको एक बार प्रूव करना होगा। तो ये सब चीजें तो फीडबैक से लग ही रहा है। आज जो है हम लोग पत्रकार हैं, 25-25, 30-30 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो जनरेशन आज का है वो हमारे आप से बहुत स्मार्ट है, वो देखता है चीजों को। घर में बच्चे भी पूछता है कि पापा अब क्या होने वाला, नेक्स्ट व्हाट। तो चीजें बदल रहा है और उसका खामियाजा अगर समय रहते इन पार्टियों ने डैमेज अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो बड़ा चूक होगा। तो चीजें बदल रही हैं और अगर पार्टियों ने समय रहते अपने आप को नहीं संभाला तो बड़ी चूक हो सकती है। ये मनोज जी का कहना है और नवीन जी का कहना है कि बदलती हुई चीजों में खुद को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि जो समीकरण उसके हक में बनते हुए दिख रहे हैं उसको संभाल के रखा जाए विधानसभा चुनाव तक, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव परिणाम बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग होते हैं, कि एक केंद्र का चुनाव है, एक स्टेट का चुनाव होता है। तो निश्चित तौर पे चीज़ों को देखना समझना जरूरी होता है। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। आपकी टिप्पणियों का बेहद इंतजार रहता है, आपकी राय से हमारी राय बनती है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आप दोनों पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। और लास्ट में एक अपील है कि ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है जी, तो सब लोग अपने वोट डाल के मतदान करके अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। मैं तो ये कहता हूँ ये मतदान है ही नहीं, ये दान है ही नहीं, ये मत अधिकार है। जी बहुत सही। ये अपने अधिकार का प्रयोग, अपने अधिकार का, आपका अधिकार है। आप दान मत कीजिए, आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए और उसको अधिकार समझ के ही यूज कीजिए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, जिनके सारे हरियाणा में सरकार चल रही है। सच्चाई यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल तो कार्यकर्ताओं का जिस दिन मनोहर लाल जी को
बदला उसी दिन से डाउन हो रहा है। बिल्कुल, निर्दलीय विधायकों के छोड़ देने के बाद सरकार को खतरा पैदा हो गया है हरियाणा में कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए। पंक्ति के जो नेता हैं वो भी आज जो है मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह ट्रीट नहीं कर रहे।